स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी जीडीपी 19,347 बिलियन US है। एक ऐसी कंट्री जो बेहद जल्द वर्ल्ड पावर अमेरिका की इकोनॉमी को पीछे छोड़ना चाहती है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत बनने की कोशिश में, जिसने न जाने कितनी कंट्रीज को अपने डेट ट्रैप में फंसा रखा है। हम बात कर रहे हैं चीन की, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया भर में कर्ज बांटकर पुअर कंट्रीज को अपने डेट ट्रैप में फंसाने वाला चीन आज खुद डेट क्राइसिस का सामना कर रहा है। वेलकम टू स्टडी IQ IAS, मैं हूं शिवानी और आज जियोपर्स के इस खास एपिसोड में मैं बताऊंगी आपको कि चाइना डेट के अपने ही बुने हुए जाल में आखिर कैसे ट्रैप हो गया और डेट क्राइसिस में घिर गया है। पिछले कुछ सालों में चीन की अर्थव्यवस्था की हालत बेहद खस्ता है। 2010 तक चीन किसी कंट्री को जनरली लोन नहीं देता था, बट 2021 तक ऐसा लगने लगा कि वो IMF से भी ज्यादा लोन बांटने लगा है। दिसंबर 2005 में चीन पर 404.1 बिलियन US का कर्ज था, जो 2021 में बढ़कर 3,651.5 बिलियन US हो गया। ठीक एक साल बाद यानी दिसंबर 2022 में चीन पर कर्ज का बोझ बढ़कर 3,750.7 बिलियन US हो गया। ये चीन पर ऑल टाइम हाई डेट है। सवाल है कि आखिर चीन की इकोनॉमिक पॉलिसी में ऐसी क्या मिस्टेक हुई कि चीन न केवल डेट ट्रैप में फंस गया, बल्कि उसकी पूरी इकोनॉमी क्राइसिस में आ गई। अगर पॉइंट वाइज चीन की इकोनॉमी क्राइसिस के रीजंस को समझें तो फर्स्ट पॉइंट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI। BRI चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। 2012 में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट चीन से वर्ल्ड के मेजर सी रूट्स को रोड एंड रेल नेटवर्क से जोड़ रही है। इसके साथ ही पाइपलाइन, पावर प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन सेटअप पर भी काम किया जा रहा है। चीन ने अपने प्रोजेक्ट में एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज को शामिल किया हुआ है। चीन के साथ साथ BRI प्रोजेक्ट में शामिल कंट्रीज को भी अपना हिस्सा खर्च करना पड़ता है और इसके लिए चीन उन्हें लोन देता है। यानी चीन के बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो कंट्रीज चीन के साथ हैं, उन्हें चीन ने भारी लोन दे रखा है। चीन का ये प्रोजेक्ट 1 ट्रिलियन से ज्यादा कॉस्टिंग वाला प्रोजेक्ट है, लेकिन उसका ये प्रोजेक्ट ही अब उसके लिए डिजास्टर बन चुका है। एक्चुअली चीन ने BRI में ज्यादा से ज्यादा देशों को शामिल किया था, जहां वो अपनी पावर और पैसे के दम पर उन्हें एक्सप्लॉइट कर सके। चाइना न केवल वर्ल्ड बैंक से 4 गुना महंगा लोन देता है, बल्कि रिटर्न करने के लिए केवल 10 साल का ही वक्त देता है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज लोन चुकाने के लिए अप्रॉक्स 28 साल का वक्त देती हैं। चीन ने इन देशों को IMF से भी महंगे रेट पर लोन दिया। लोन के साथ ही उसने कई टर्म्स एंड कंडीशंस भी रखी, जैसे अगर कोई कंट्री लोन नहीं चुका पाती है तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को चीन लॉन्ग टर्म के लिए ओवरटेक कर लेगा। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के साथ चीन ने ऐसा ही किया। जब श्रीलंका कर्ज चुकाने में फेल हो गया तो चीन ने पोर्ट को 99 ईयर्स की लीज पर ले लिया। अभी तक तो चीन का डेट ट्रैप बिल्कुल वैसा ही फैला हुआ था जैसा चाइना ने सोचा था, लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट हो गई जब मैक्सिमम कंट्रीज ने चीन का लोन चुकाने के नाम पर चाइना के सामने सरेंडर करना शुरू कर दिया। अर्जेंटीना, इक्वाडोर, वेनेजुएला, सूरिनाम, मंगोलिया, बेलारूस, यूक्रेन, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, लाओस और श्रीलंका ऐसी ही कंट्रीज हैं। कोरोना काल में ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। इन देशों में BRI के कई प्रोजेक्ट फंस गए। चाइना इन प्रोजेक्ट्स को छोड़ने की पोजीशन में भी नहीं था। एक दो नहीं बल्कि अप्रॉक्स 140 कंट्रीज की बात थी। इसीलिए चाइना के सामने कोई ऑप्शन नहीं बचा। चाइना ने इन देशों को बेल आउट पैकेज देना शुरू कर दिया। वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी में पता चला कि चाइना ने केवल 2000 से 2021 के बीच लोन लेने वाली 22 कंट्रीज के लिए 128 बेल आउट पैकेज जारी किए। टोटल बेल आउट पैकेज $240 बिलियन का था। इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसी कंट्रीज को IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी लोन देता है। कई देशों को IMF से लोन मिला, लेकिन चीन ने उन्हें भी फोर्सफुली लोन दिया, वो भी IMF से 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा पर। श्रीलंका और जाम्बिया के बाद अब चीन ने रिसेंटली पाकिस्तान को भी IMF के बेल आउट पैकेज के बाद कर्ज दिया। चाइना ने भले ही इन कंट्रीज को अपने डेट ट्रैप में फंसाया हो, बट वो खुद भी इसमें बुरी तरह से फंस गया।
बीआरआई में शामिल कोई भी कंट्री उसका कर्ज चुकाने की हालत में नहीं है और बीआरआई के मैक्सिमम प्रोजेक्ट फंस गए हैं। ये कंट्रीज डेट रिलीफ, डेट टर्म में छूट और डेट रीपेमेंट के लिए एक्स्ट्रा टाइम मांग रही हैं। ये चीन की इकोनॉमी के लिए तगड़ा सेटबैक है। लगातार बेल आउट पैकेज देना चीन को खुद कर्ज में डुबो रहा है और हालत ये हो गई कि चीन का डेट उसकी जीडीपी का 44% हो चुका है। सेकेंड पॉइंट है चीन के लोकल गवर्नमेंट लोन। चीन की गवर्नमेंट तो दूसरे देशों को कर्ज देकर खुद डेट ट्रैप में फंस चुकी है। साथ साथ चीन की लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस व्हीकल, जिसे LGFV कहा जाता है, वो भी हैवी डायरेक्ट डेब्ट का शिकार है। अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ चाइना, कंट्री की लोकल बॉडीज पर $5.14 ट्रिलियन का लोन है, जबकि IMF इसे $9.5 ट्रिलियन बता रहा है। ग्लोबल रेटिंग का कहना है कि चीन की लोकल गवर्नमेंट का डायरेक्ट डेट 2022 में उसके रेवेन्यू से 120% ज्यादा है। LGFVs लोकल गवर्नमेंट की बनाई ऐसी कंपनीज हैं जो उनके लिए बैंक, ट्रस्ट कंपनीज और बॉन्ड मार्केट से लोन लेती हैं। LGFV ही लोकल गवर्नमेंट को डेवलपमेंट वर्क्स या फिर दूसरे कामों के लिए फंड रिलीज करती है। बट अब हालत ये है कि बैंकों ने LGFV को लोन देना बंद कर दिया और लोकल गवर्नमेंट WeChat पर जनता से 10,000 युआन तक का कर्ज ले रही है। चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग मई में 16 से 25 साल के लोगों की बेरोजगारी दर अप्रॉक्स 21% पहुंच गई है। चीन के नए प्रधानमंत्री ली यिक्सियांग ने 12 मिलियन जॉब्स का प्रॉमिस किया था, जिसे लोकल गवर्नमेंट पर लोन प्रेशर और बढ़ गया। प्रॉब्लम इतनी ही नहीं है। गोल्डमैन सैक्स ग्रुप का चीन में गवर्नमेंट डेट अप्रॉक्स 23 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसकी बहुत बड़ी वैल्यू हिडन डेट है। चीन के अलग अलग प्रोविडेंस और सिटीज में कई फाइनेंस कंपनीज हैं जिससे लोकल गवर्नमेंट ने लोन लिया है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अकॉर्डिंग टू IMF, ये हिडन डेट अप्रॉक्स 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का है। चीन के रिमोट स्टेट्स में भी सिचुएशन बेहद खराब हो रही है। लोकल गवर्नमेंट बेसिक फैसिलिटी नहीं दे पा रही है। चीन के 20 से ज्यादा सिटीज में बस सर्विस बंद कर दी गई है। पब्लिक को गैस सब्सिडी नहीं दी गई। 2021 में सिटीजन्स को मिलने वाली पेंशन भी काट दी गई। सवाल है कि आखिर चीन के स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज कर्ज में क्यों डूबे हुए हैं? चीन में स्टेट्स और लोकल बॉडीज अपनी कमाई खुद करती थी और अपने राज्य में विकास का सारा खर्च खुद उठाती थी। चीन में स्टेट गवर्नमेंट्स की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत था जमीन की बिक्री। गवर्नमेंट सारे लैंड सेल कर इससे कमाई करती थी। चीन में बढ़ती रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज ने एक बार स्टेट गवर्नमेंट का खजाना भर दिया था, बट ड्यूरिंग कोविड पीरियड चीन में रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज पर ब्रेक लग गया। लैंड सेल परचेज में जबरदस्त डाउनफॉल आ गया और चीन की लोकल गवर्नमेंट्स की इनकम पर भी ब्रेक लग गया। वहीं इन्हीं स्टेट्स में किए जा रहे मेगा प्रोजेक्ट्स पर किए जा रहे एक्सेस एक्सपेंस ने भी सरकार का खजाना खाली कर दिया। इसकी वजह से अब ये राज्य भी अपना कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं। तीसरा पॉइंट है रियल एस्टेट सेक्टर का डाउनफॉल। चीन ने रियल एस्टेट सेक्टर पर बहुत जोर लगाया था। देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों में अपार्टमेंट बन गए। चीन के थिंक टैंक इस बात के लिए श्योर थे कि इस सेक्टर में कभी डाउनफॉल नहीं आएगा, बट कोविड ने उनकी सोच को गलत साबित कर दिया। कोविड के बाद लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना ही बंद कर दिया। चीन में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट में 21.5% की कमी आई। रिजल्ट ये हुआ कि प्रॉपर्टी के रेट आधे हो चुके हैं, फिर भी सेल नहीं हुई। चीन के कई शहरों में रियल एस्टेट का काम रुका हुआ है और हजारों लाखों अपार्टमेंट और बिल्डिंग्स खंडहर की तरह लगने लगे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर को इससे तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा और यह सेक्टर भी डेट में डूब गया। 2020 में चाइना गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट में लोन पर डिपेंडेंसी को लिमिट कर दिया। बाजार में तेजी लाने के लिए नियम में रिलैक्सेशन दी गई, लेकिन मार्केट फिर भी अप नहीं हुआ। फोर्थ पॉइंट है कोविड इंपैक्ट। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी ने मार्केट पर नेगेटिव इंपैक्ट डाला। फर्स्ट कोविड के टाइम लॉकडाउन एंड आफ्टर दैट जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से कई कंपनीज शट डाउन हो गई। कई कंपनीज ने जॉब कट कर दी। इसका कारण यह है कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑल टाइम हाई हो गया। 90 के दशक में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे कम 5% था, लेकिन 2022 में ये 12% हो गया।
इससे एक नई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम खड़ी हो गई। बेरोजगारी के साथ साथ पर्सनल डेट भी रीपे करना इम्पॉसिबल हो गया। फिफ्थ पॉइंट है डिमांड एंड सप्लाई चेन। चीन इंटरनल और ग्लोबल दोनों तरह से डिमांड के शॉर्टेज से जूझ रहा है। इंटरनेशनल डिमांड में कमी की वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बुरा इफेक्ट पड़ा है। चीन के कस्टम डिपार्टमेंट के मुताबिक 2022 के मुकाबले इस साल जून तक एक्सपोर्ट में 12.4% का डाउनफॉल आया है। ग्लोबल मार्केट के साथ साथ लोकल मार्केट में भी डिमांड रिड्यूस हो गई है। कोविड के बाद लोग एक्सपेंस के बजाय सेविंग पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि चीन में ग्रॉस सेविंग रेट दिसंबर 2021 में 45.9% थी, यानी लोगों के पास बिजली खरीदने की सुविधा नहीं है, लेकिन वो अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहते। इससे बाजार पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, जो चीन के डेट क्राइसिस को और बढ़ा रहा है। आई थिंक इन 5 पॉइंट्स को समझने के बाद आप समझ गए होंगे कि दुनिया को डेट ट्रैप में फंसाने वाला चीन खुद इस डेट क्राइसिस के जाल में कैसे बुरी तरह से फंस चुका है। तो आज जियो पल्स में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।